बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग क्रियो चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ईसीजी को डिस्कस करना है। ईसीजी बेसिकली हमारे पास होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो हमने इसको फिजियोलॉजिकली जानना है, यानी कि इसकी जो पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड टी लास्ट वेव, पी क्यू आर एस एंड टी वेव ये कैसे बनती हैं, हार्ट की कौन सी इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, कहाँ से करंट गुजर रहा होता है, कौन सा सिस्टोल होता है या कौन सा रिलैक्सेशन फेज़ होता है जिसकी वजह से ये वेव प्रोड्यूस होती हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ईसीजी की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली हमारे पास जो ईसीजी है ना, ईसीजी की डेफिनेशन ये है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, जो हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देती है। तो हम लिख लेते हैं इसको, इज़ अ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, दैट गिव अस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, दैट गिव अस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए ईसीजी के अबाउट। तो जब आपको फिजियोलॉजिकली ईसीजी पता होगी ना, तो आप पैथोलॉजिकली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, पहले आपको नॉर्मल ईसीजी का पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं कि कौन से कंपोनेंट्स हैं ईसीजी में, तो ईसीजी के कंपोनेंट्स में जो बेसिकली चीज़ आती हैं वो आती है वेव, इंटरवल एंड कम्प्लेक्स। तीन कंपोनेंट है। वेव जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इंटरवल वो होता है, इंटरवल जिसे हम बेसिकली जो है कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ वेव या आइसो इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरवल होता है। आफ्टर दैट अगर हम कम्प्लेक्स की बात करें तो कम्बिनेशन ऑफ वेव इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स। जैसे हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनता है, तो ये कम्बिनेशन ऑफ वेव है, तो ये एक वेव है पी वेव। ठीक है, तो अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, आफ्टर दैट हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि ईसीजी में कितनी लीड्स होती हैं। 12 लीड्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो 12 लीड्स कौन कौन सी होंगी, V1 टू V6 जो होंगी ना, ये वहाँ पे लिखी होगी ना, आपको ज़रूरत नहीं है इसको, बेशक आप जो है ना वहाँ पे लिखी होंगी। V1 टू V6 जो हमारी चेस्ट पे लगती हैं उसे चेस्ट लीड कहते हैं। ठीक है, तो वो लगाने का तरीका भी वहाँ पे, मतलब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पे लग जाएगा पता। तो हमें बस पता नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे लीड्स होती हैं। V1 टू V6 चेस्ट लीड होती हैं जो चेस्ट पे लगती हैं। आफ्टर दैट जो लिम्ब्स लीड होती हैं जो हैंड और फुट पे लगती हैं, वो बाकी 6 लीड होती हैं। वो कौन कौन सी लीड्स होती हैं, उनको हम AVF लीड होती है, AVL होती है, AVR। ठीक है, और भी लीड्स होती हैं जिसको हम 1 2 3 ऐसे रिकॉग्नाइज करती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली लिम्स लीड होती हैं। गाइज, ये वहाँ पे ऊपर बिल्कुल मेंशनड होगा कि ऐसे जैसे मैंने नेम लिखे हैं ना, ऐसे ही मेंशन होगा वहाँ पे जब आप ईसीजी करेंगे। साथ एक ईसीजी मशीन होगी जिसके साथ उसकी लीड से अटैच होंगी, और जिसकी वजह से वो हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मशीन में हम जो है पेपर डालेंगे, ग्राफ पेपर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देगा। सो ये डन हो गया। ठीक है, अब आपको जो है ना इसको स्टडी करने के लिए आपको बेसिकली जो है ना कंडक्शन पाथवे का पता होना चाहिए, कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट पता होनी चाहिए। सेम एज इट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो बेसिकली एट्रियम से हमारे पास क्या होता है, एसए नोड होता है। एसए नोड से करंट कहाँ जाता है, एवी नोड में जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एवी नोड में जाता है, एवी नोड से देन हमारे पास कहाँ जाता है, बंडल ब्रांचेस में करंट जाता है। कहाँ जाता है, बंडल ब्रांचेस में। बंडल ब्रांचेस करंट को डिवाइड कहाँ पे करती हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। आफ्टर दैट हमारे पास कौन से फाइबर्स होते हैं, परकंजी फाइबर्स, परकंजी फाइबर्स, जहाँ पे ये करंट जाता है। तो ये आपको ओवरव्यू दिया है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमने ईसीजी पे फोकस रखना है। ठीक है, अब जी क्या होता है जब हमारे पास इम्पल्स ट्रैवल करती हैं ना, एसए नोड टू एवी नोड। कहाँ से, एसए नोड टू एवी नोड।
तो उसी दौरान हमारे पास क्या होती है, आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो उस दरमियान जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे हम पी वेव कहते हैं। यानी कि आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो अपना ब्लड आगे पंप कर रहे होते हैं, तो मतलब वो डीपोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करता हूँ। व्हेन करंट मूव फ्रॉम एस ए टू ए वी नोड, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, आर्टरिया की डीपोलराइजेशन होगी। आर्टरिया की डीपोलराइजेशन मीन कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। डीपोलराइज का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। रीपोलराइज का क्या मतलब होता है, रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये जो मतलब हमारे पास मूव करेंगे और आर्टरिया की कंट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से हमारे पास कौन सी पहली वेव प्रोड्यूस होगी। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ईसीजी का। ठीक है, तो पहली वेव प्रोड्यूस होगी जिसे हम पी वेव कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, पी वेव हमारे पास बन गई। अब जी सेकंड पॉइंट पे आ जाए। जब हमारे पास यहाँ तक एवी नोड तक करंट आ जाता है तो ये इम्पल्स यहाँ पे थोड़ा डिले करेंगी, देन जाएंगी बंडल ऑफ ब्रांच में। तो जब ये डिले करेंगी तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी। ये पी प्रोड्यूस होगी थी, देन ये स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी। तो ये आपने याद रखना है। और अगर इसके बाद जब बंडल ऑफ ब्रांच में जाती है तो क्या हो जाता है, हमारे पास जारी बात है जब करंट यहाँ पे डिले करके बंडल ऑफ ब्रांच में जाएगा तो जारी बात है थोड़ी सी चेंजिंग तो आएंगी ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। तो वो चेंज क्या होगा, वो ये चेंज होगा हमारे पास, वो ये चेंज होगा जो ईसीजी में होता है। ठीक है, जिसे हम क्यू कहते हैं। पी पहले बन गई थी, ये क्यू चेंज होगा जब बंडल ऑफ ब्रांच में आ गया करंट। ठीक है, जब हमारे पास राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांच में करंट जाएगा और हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी कम्स मोर। अब जब ये डिफ्लेक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगी, जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा राइट और लेफ़्ट दोनों में चला जाएगा तो डिफ्लेक्शन आएगी। डिफ्लेक्शन की वजह से जो करंट हमारे पास आएगा उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होगी। मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वेसल को ब्लड देंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो जाएगी जिसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होगी ना तो इसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आरएस। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास जो सारा सिस्टम आया, मतलब हमारे पास जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हुई तो इसमें हमारे पास क्या बना, एक कम्प्लेक्स बना जिसे हम क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारे पास वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन की वजह से। बेसिकली डीपोलराइजेशन मीन क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कॉन्ट्रैक्शन के पंप किया उसने ब्लड को। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कंडक्टिंग सिस्टम का इंटरव्यू मैंने दिया है। एसए नोड से एवी नोड में करंट ट्रैवल करके आया, आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन सी वेव बना दी, पी वेव। ठीक है, देन करंट थोड़ा सा एवी नोड पे डिले हुआ, देन बंडल ब्रांच को सप्लाई, बंडल ब्रांच ने आगे करंट को डिवाइड किया राइट और लेफ्ट में, देन जो है ना हमारे पास परकंजी फाइबर्स में गया। तो जब करंट वेंट्रिकल्स में जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगी, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, और वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस, कौन सी वेव होंगी, क्यू आर एस कम्प्लेक्स। इनको हम इकट्ठा ही देख लेते हैं कि ये वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन की वजह से पैदा होती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि जब वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगी, अगेन वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। और जब अगेन वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन शुरू होगी तो हमारे पास नेक्स्ट वेव प्रोड्यूस होगी जिसे हम टी कहते हैं। ये जो है ना ये प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पी क्यू आर एस टी। तो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो सब का बनता होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाई एट्रियल रीपोलराइजेशन नॉट हेयर। हमने ईसीजी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो देख ली है, इसमें क्या हो रहा है, पी वेव किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। क्यू आर एस प्रोड्यूस हो रहा है जी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन की वजह से, और टी वेव प्रोड्यूस हो रही है जी वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि वाई
एट्रियल रीपोलराइजेशन नॉट। एट्रियल रीपोलराइजेशन क्यों नहीं है? एट्रियल रीपोलराइजेशन इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि जब हमारे पास वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो रही होती है ना, तो उसी वक्त सेम टाइम पे आर्ट्रिया जो है ना रीपोलराइजेशन हो रही होती है। अब हम इस रीपोलराइजेशन आर्ट्रिया को क्यों नहीं काउंट करते कि हमारे पास जो चीज़ पावरफुल होती है ना, हम उसको ज़्यादा मेंशन करते होते हैं। तो वेंट्रिकल्स हमारे पास पावरफुल होती हैं, तो इसलिए उनकी पावरफुलनेस की वजह से हम इसको मेंशन करते हैं कि ये बेसिकली आल मैकेनिज़्म वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन का है। और मतलब आपको वैसे एज अ डॉक्टर ये पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन जब हो रही होती है ना, तो सेम टाइम पे आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन हो रही होती है, क्योंकि आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से तो पी वेव प्रोड्यूस हो रही है। सो ये आपको कंसेप्ट इधर याद रखना है। तो ये बेसिकली हमारे पास फिजियोलॉजिकली ईसीजी प्रेजेंटेशन थी। तो गाइस, ये जिस बंदे को पता है ना कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है, अब जब फ्यूचर में आप डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे या अभी आप डिस्कस कर रहे होंगे, तो मतलब आपको अगर नॉर्मल ये चीज़ पता होगी तो आप उसकी पैथोलॉजी को देख सकते हैं, ठीक है। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है कोई डिज़ीज़ है जिसके में हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो आप बता सकते हैं कि यार वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो हमारे पास क्यू आर कम्प्लेक्स में जो है ना, क्यू आर कम्प्लेक्स में चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से कोरिलेट करती होती हैं। तो बेसिकली आपको फिजियोलॉजी और ईसीजी मालूम होनी चाहिए पहले, देन हम पैथोलॉजी ईसीजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग ये मिस कर जाते हैं, लेकिन ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कल को आप कार्डियक सर्जन बने, आपको एटलीस्ट फिजियोलॉजिकली इसी समझाना आनी चाहिए कि भाई पी वेव, क्यू वेव, आर एस टी वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं या कैसे करंट ट्रैवल करता है। ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो ये लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर गाइस वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।